डॉक्टर जयशंकर शाही, BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम पत्र जो आधुनिक काव्य से संबंधित है। आज के व्याख्यान में हम महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित लंबी कविता तुलसीदास के शेष अवतरणों पर प्रकाश डालेंगे। अब तक हमने देखा कि यह कविता घटना प्रधान है। तुलसीदास की जीवनी या बायोग्राफी के अत्यंत मर्मस्पर्शी प्रसंग को यह कविता उद्घाटित करती है। अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने के लिए प्रियतम तुलसी लोक लाज की परवाह किए बिना, लोक मर्यादा का ध्यान रखे बिना, बिना निमंत्रण के अपने ससुराल पहुंच जाते हैं और ससुराल का जो समाज है वह अनायास जामाता या दामाद के आ जाने पर उनका स्वागत सत्कार करता है। रत्नावली की भाभी कटाक्ष करती हैं कि यह रत्नावली की पहचान है, उसके प्रेम की पराकाष्ठा है। और इस कटाक्ष से, इस व्यंग बाण से रत्ना बिल्कुल कुपित हो जाती हैं, लेकिन सही या उचित अवसर न होने के कारण वह कुछ बोल नहीं पाती हैं, मूक रह जाती हैं। अब तक के अवतरण में हमने देखा कि प्रियतम तुलसी का मन राग से युक्त है। प्रियतम तुलसी का हृदय आसक्ति से परिपूर्ण है। और मैंने किसी व्याख्यान में आपसे चर्चा की थी कि यह कविता आसक्ति से विरक्ति की यात्रा को बताती है। यह कविता राग से विराग की ओर प्रस्थान को रूपायित करती हुई यह कविता है। यह कविता काम से राम की ओर उन्मुख है। अब हम देखते हैं अपनी बात को, अपनी स्थापना को अब हम प्रमाणित करते हैं इन अवतरणों से कि अब किस प्रकार से तेजी से घटना घटती है इस कविता में। और रत्ना ने जो अपना कोप, अपना क्रोध शमित कर लिया हुआ था, अब क्या स्थिति होती है। तो कविता में नाटकीयता भी है, एक ड्रामेटिक क्वालिटी भी इस कविता में है। हमारे मन में, पाठकों के मन में, श्रोताओं के मन में यह उत्सुकता बनती है कि अब कौन सी घटना घटित होगी। आगे का जो अवतरण है उसका हम वाचन करते हैं, फिर इस पर विश्लेषण हम प्रस्तुत करेंगे। पिछले प्रसंग की चर्चा हम कर चुके हैं। अब अगला अवतरण, बोली मन में होकर अक्षम, रखो मर्यादा पुरुषोत्तम, लाज का आज भूषण अकलम नारी का, खींचता छोर यह कौन और, बैठा उनमें जो अधम चौर, खुलता अब अंचल नाथ पौर साड़ी का। छंद योजना और तुक योजना की चर्चा हमने पिछले व्याख्यान में कर दी है। मौलिक छंद का सृजन महाप्राण निराला ने किया है तुलसीदास काव्य में। भावार्थ पर आते हैं, बोली मन में होकर अक्षम, रत्नावली मन ही मन बोल रही है, आत्मालाप कर रही है, मोनोलॉग जिसे कहेंगे अंग्रेजी में। अक्षम होकर, अशक्त होकर, लाचार होकर, विवश होकर मन ही मन रत्ना एकालाप करती है, आत्मालाप करती है, वार्तालाप करती है। क्या? बोली मन में होकर अक्षम, रखो मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात नारायण को, श्री राम को याद करती हैं, विष्णु को याद करती हैं रत्नावली कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आप मर्यादा की रक्षा करते हो और
आज मेरी भी मर्यादा की रक्षा तुम करो। पंक्ति फिर से देखें, बोली मन में होकर अक्षम, रखो मर्यादा पुरुषोत्तम। नारायण को याद करती हुई, विष्णु को याद करती हुई कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आज मेरी मर्यादा को, मेरी लाज की रक्षा तुम करो। बोली मन में होकर अक्षम, एक अशक्त विवश नारी का चित्र यहाँ कवि निराला प्रस्तुत कर रहे हैं रत्नावली के चित्रण के माध्यम से। बोली मन में होकर अक्षम, रखो मर्यादा पुरुषोत्तम। लाज का आज भूषण अकलम नारी का। जो विवश नारी है, जो लाचार नारी है रत्ना, उसके लाज के आभूषण की रक्षा हे मर्यादा पुरुषोत्तम तुम करो। स्पष्ट है कि यह कविता हमें पौराणिक संदर्भों की ओर ले जाती है। महाभारत के प्रसंग का स्मरण हुआ आता है, जो कुरुसभा में द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा है और विवश लाचार द्रौपदी नारायण को याद करती है, कृष्ण को याद करती है, और कृष्ण आकर के द्रौपदी की मर्यादा लज्जा की रक्षा करते हैं। तो एक पौराणिक संदर्भ भी इस अवतरण में है, एक मैथोलॉजिकल एलिमेंट भी हम इस अवतरण में देख पा रहे हैं। बोली मन में होकर अक्षम, रखो मर्यादा पुरुषोत्तम। लाज का आज भूषण अकलम नारी का। नारी के लाज का आभूषण तुम सुरक्षित रखो। विवश लाचार जो नारी है उसकी लाज की तुम रक्षा करो। बोली मन में होकर अक्षम, रखो मर्यादा पुरुषोत्तम। लाज का आज भूषण अकलम नारी का। खींचता छोड़ यह कौन और, मेरे पति जो है, खींचता छोड़ यह कौन और, बैठा उनमें जो अधम चोर। मेरे पति के हृदय में जो आसक्ति का चोर है, जो अनुरक्ति का चोर है, जो काम वासना का जो चोर है, उससे हतप्रभ हुई है रत्ना, और मर्यादा पुरुषोत्तम से अनुरोध कर रही हैं कि उनकी मर्यादा, उनकी लाज के आभूषण की रक्षा करें वे नारायण, वे विष्णु। खींचता छोड़ यह कौन और, बैठा उनमें जो अधम चौर। उनमें यहां तुलसी के लिए कहा जा रहा है, अपने पति के लिए कहा जा रहा है। रत्ना अपने पति के लिए कह रही हैं कि उनमें, अर्थात उनके पति के हृदय में जो आसक्ति, काम वासना का चोर प्रविष्ट हो गया है, जो मेरी मर्यादा के आंचल के छोर को खींच रहा है। तो हे मर्यादा पुरुषोत्तम, लाज के आभूषण की तुम रक्षा करो। संबोधन शैली है मर्यादा पुरुषोत्तम के संबोधन के साथ। माइथोलॉजी का चित्रण है, जैसा कि हमने पहले निवेदन किया। इसके अलावा इसमें एकालाप शैली है, जब मन ही मन संबोधन कर रही हैं रत्नावली। बोली मन में होकर अक्षम, रखो मर्यादा पुरुषोत्तम। लाज का आज भूषण अकलम नारी का। खींचता छोड़ यह कौन और, प्रश्नात्मकता है, यह कौन है। रत्ना हतप्रभ है। रत्ना अपने पति के व्यवहार से लज्जित महसूस कर रही हैं। तो खींचता छोड़ यह कौन और, बैठा उनमें जो अधम चोर। एक अधम चोर, आसक्ति का जो अधम चोर है, काम वासना का जो अधम चोर है, वह मेरे पति के हृदय में प्रविष्ट हो गया है और वह मेरी लाज के आंचल के छोर को खींचता ही जा रहा है। इसलिए हे मर्यादा पुरुषोत्तम, तुम हमारी रक्षा करो, मेरी मर्यादा की हिफाजत करो। तो खींचता छोड़ यह कौन और, बैठा उनमें जो अधम चौर। खुलता अब अंचल नाथ और साड़ी का। साड़ी का अंचल, साड़ी की ग्रंथि अब खुलने ही वाली है। इसलिए हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हे नाथ, मेरी लाज की तुम रक्षा करो। एक अवश, एक विवश, एक लाचार, एक अक्षम नारी का चित्र यहां महाप्राण निराला ने प्रस्तुत किया है रत्ना के चित्र के माध्यम से। खुलता अब अंचल नाथ पौर साड़ी का। पौर का एक दूसरा अर्थ भी लिया जा सकता है। पुर कहते हैं नगर को, प्रांत को, क्षेत्र को, अंचल को, और पौर पूरे नगर का, पूरे समाज का, समाज की जो मर्यादा है, समाज की जो लाज है, समाज की जो परंपरा है, उसका क्षरण होने वाला है।
वह परंपरा नष्ट होने वाली है। तो यहां रत्ना का व्यक्तिगत जो चित्रण है वह तो हम देख रहे हैं, साथ साथ समष्टिगत चित्रण भी किया जा रहा है। रत्ना अपनी मर्यादा की रक्षा करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम नाथ को, नारायण को याद करती हैं, स्मरण करती हैं। आज इस वक्तव्य के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा।